नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीता। आज सर आवाज़ ठीक आ रही है? हाँ जी, हाँ। ठीक। नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर संजीता आज आपको संप्रेषण की अवधारणा, उसका महत्व, उसकी प्रक्रिया, ये पहला टॉपिक कराने जा रही हूँ। फिर उसके बाद आप लोगों को संप्रेषण के विभिन्न माध्यम जैसे सामूहिक चर्चा, मशीनी माध्यम, ईमेल, सोशल मीडिया, इंटरनेट, फेसबुक, ये सब कराऊंगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं संप्रेषण की अवधारणा को, या संप्रेषण क्या है, हमें ये समझना है। तो संप्रेषण यानी संप्रेषित करना, किसी बात को दूसरे तक पहुंचाना, ये संप्रेषण है। संप्रेषण कम्युनिकेशन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है टू कम्युनिकेट, यानी दूसरे तक अपनी बात को पहुंचाना। क्योंकि व्यक्ति जो है, आपके सामने मैंने ये खोला हुआ है, आपकी जो एसओएल है, उसमें ये नोट्स आपको मिल जाएंगे साइट पर। तो इसको देख के मैं आपको डिक्टेट करूँगी। क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में स्वयं अपने विचारों को आदान प्रदान करना पड़ता है। मनुष्य एवं समाज के बीच सार्थक ध्वनियों द्वारा अपने विचारों को आदान प्रदान एक दूसरे तक हम करते हैं, और उस विचारों को आदान प्रदान करने का जो माध्यम है वो है भाषा। तो विचारों को आदान प्रदान करने के लिए जो भावनाएं एक दूसरे तक पहुंचती हैं, उसको ही संप्रेषण कहा जाता है। संप्रेषण भाषा द्वारा अभिव्यक्ति पे भाव वह शैली है जो वक्ता से श्रोता तक सार्थक विचारों को संप्रेषित करती है। वास्तव में वही संप्रेषण सार्थक व सफल होता है जो एक दूसरे के बीच में तादात्म्य स्थापित करने में सक्षम होता है। वक्ता की भाषा कितनी भी सरल, सहज और भावपूर्ण क्यों ना हो, अगर वह श्रोता से संबंध स्थापित नहीं कर पाता तो उसे असफल संप्रेषण ही कहेंगे। संप्रेषण वास्तव में अपने विचारों को किसी अन्य तक पहुंचाने का एक तरीका है, जिसे भाषा का पूरक भी कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में हम संप्रेषण को भली भांति समझने के लिए उसकी अवधारणा, उसके महत्व, उसकी प्रक्रिया को देखेंगे। तो इस प्रकार जो ये पैरा मैंने आपको अभी पढ़ा, इस पहरे में या इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि संप्रेषण क्या है, संप्रेषण क्या होता है, यानी एक हम अपनी बात को दूसरे तक कैसे पहुंचाएं, यही संप्रेषण है। और ये विचारों की एक दूसरे तक पहुंचाने का तरीका किसका, और उस तरीके में हमारा संबंध किस तरह से एक दूसरे के साथ जो है तादात्म्य स्थापित कर पाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हम किसी के साथ अपना संबंध ही स्थापित नहीं कर पाए तो हमारा संप्रेषण जो है सफल नहीं होगा। क्योंकि संप्रेषण दो व्यक्तियों के बीच में होता है, दो व्यक्तियों के बीच में होता है, एक वक्ता और एक श्रोता। अगर श्रोता जो है, जो वक्ता अपनी बात को अगर समझा ही नहीं पाया दूसरे तक, उसको वो समझ ही नहीं पाया, तो वो संप्रेषण जो है सफल हो ही नहीं सकता। इसीलिए संप्रेषण के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी बात को दूसरे तक किस तरह से पहुंचाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संप्रेषण के बहुत सारे माध्यम होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी हैं, पत्रकारिता इलेक्ट्रॉनिक है, और लिखित, मौखिक, जैसे भी जिसको जैसे भी वो लगे। एक मिनट में आपको वो आगे दिखाती हूँ। नीचे मानव संप्रेषण यानी विचारों के आदान प्रदान करने से वो परिपूर्ण होता है। कभी प्रत्यक्ष तो कभी अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य संप्रेषण में सक्रिय रहता है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको अभी ये पैराग्राफ दिया था पढ़ने के लिए, इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, और उसका अर्थ क्या है, ये सारी चीज़ें जो है आप ने पढ़ी होंगी। तो इससे हम लोग को ये क्लियर हुआ कि टू शेयर यानी भागीदारी, अपने विचारों की भागीदारी, दूसरे तक उसको स्थानांतरित करना, टू ट्रांसमिट यानी स्थानांतरित करना, टू एक्सचेंज यानी आदान प्रदान करना, भाव एवं विचारों को परस्पर आदान प्रदान करना। संप्रेषण के समानार्थी अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन का अर्थ है एक तरह की कॉमन सेंस, साझा, सहभागिता या सामान्यता, जिससे संप्रेषण का अर्थ निकलता है एक तरह की सहभागिता उत्पन्न करना या सर्वमान्यता लाना। सुष्मिता बाला और
अमरीश सक्सेना ने लेटिन के कम्युनिस्ट के अर्थ संदर्भ को स्पष्ट करते हुए लिखा है, टू शेयर आदान प्रदान करना, बांटना, केवल विचार ही नहीं भावनाएं भी, टू इम्पैक्ट, टू इम्पार्ट, प्रदान करना, बताना। उदाहरण के लिए कक्षा में अध्यापक छात्र को सूचनाएं प्रदान करती हैं। टू ट्रांसमिट यानी बताना, पहुंचाना, भेजना, संचरित करना, प्रसारित, प्रेषित करना। इस काम में उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है। टू मेक कॉमन, संचार में संदेश देकर और लेकर प्रक्रिया में शामिल लोगों को एक ही धरातल पर जाना। तो कुल मिला के आप लोगों को ये समझ आ गया है कि संप्रेषण क्या होता है। भाव और विचारों की अब संप्रेषण के विभिन्न माध्यम होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और इसमें ना बहुत सारे अभी, क्योंकि नया युग है, नया युग है, तो इस संप्रेषण के बहुत सारे हम लोगों के हमारे पास माध्यम है, जैसे इंटरनेट है, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है। ये सब जो है हमारे माध्यम बने हुए हैं। ट्विटर पे, फेसबुक पे हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। तो ये सब जो है संप्रेषण के माध्यम ही तो है। और ये कैसे? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है, आज उसने इतने पैर पसार लिए कि हर जगह जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के कारण हम अपना, यानी कहीं पे भी एक बार एक समय में हम किसी के भी साथ जो है संपर्क तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं। और व्हाट्सएप पे रोज व्हाट्सएप पे डेली सुबह अपना मैसेज, तो संप्रेषण करने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम जो है माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अब हम संप्रेषण के ये माध्यम हो गए। अब मैं आपको बता दूं कि तब होते हैं एक तो श्रोता, एक वक्ता। संप्रेषण के जो तत्व होते हैं वो होते हैं संप्रेषक, यानी जो संदेश दे रहा है उसको संप्रेषक कहेंगे। एक संदेश, जो हम संदेश पहुंचा रहे हैं, एक माध्यम यानी किस माध्यम से पहुंचा रहे हैं, और एक होता है लक्ष्य, यानी किस तक पहुंचा। लक्ष्य यानी सुनने वाला, लेने वाला, ये हुआ लक्ष्य। और एक होता है फीडबैक, ये पांचवा तत्व है। फीडबैक यानी मैंने जैसे अभी वर्तमान में मैं जो है संप्रेषक हूँ, और जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो संदेश है। और माध्यम जो है हमारे पास क्या है? माध्यम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, और आप लोग क्या है? लक्ष्य है। और फीडबैक क्या होगा? फीडबैक जो आप मुझे बाद में क्वेश्चन शेप में जो मुझसे क्वेश्चन करेंगे, तो उससे मुझे पता चलेगा कि जो मैं आपको समझा रही हूँ आपको समझ आया या नहीं आया। ये होती है फीडबैक। तो संक्षेप में संप्रेषण के तत्व जो है इस प्रकार हैं। एक तो हुआ हमारा अच्छे से समझना, संप्रेषक यानी जो संदेश दे रहा है, और दूसरा हुआ संदेश, यानी क्या संदेश है। उसमें ज़रूरी नहीं कि ये वाला जो उसमें किस, जैसे मान लो कोई है तो मीटिंग में तो एक मैनेजर हुआ, और मैनेजर ने अपनी मीटिंग बुलाई अपने ऑफिस में जो भी काम करने वाले हैं, और वहाँ पर उसने एक संदेश दिया क्या, जो कि कल हमें ये काम करना है, तो ये संदेश था। फिर उसके बाद लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। तो ये प्रतिक्रिया क्या होती है? फीडबैक होती है। ठीक है। वहाँ पर जो माध्यम हुआ, क्या माध्यम था कि हमने वो जो मीटिंग वहाँ पे अरेंज की, ठीक है, तो उसमें किस माध्यम से वो आप दे रहे हैं, बोल के दे रहे हैं, संदेश को लिख के दे रहे हैं। जैसे कॉलेज में होता है, कॉलेज में हम लोग जैसे फेयरवेल कराते हैं या एनुअल डे कराते हैं, तो उस समय संप्रेषण सारा लिखित होता है कि जैसे नोटिस बोर्ड पे लगाया जाता है कि भाई फला फला तारीख को ये प्रोग्राम होगा। तो वो संप्रेषण मान लो प्रिंसिपल की तरफ से दिया गया, और हमने उसको नोटिस बोर्ड पे लगाया कि इस दिन जो है हमारा ये प्रोग्राम है।
तो उस दिन क्या होगा कि हमने नोटिस बोर्ड पे लगाया, तो जिसने संदेश दिया, ठीक है, जैसे प्रिंसिपल ने दिया, वो संप्रेषक हो गई। किस माध्यम से दिया? लिखित माध्यम से दिया, उसमें नोटिस बोर्ड का प्रयोग किया। फिर लक्ष्य, लक्ष्य कौन हुआ कि छात्र हो गए, और छात्रों ने जो है उसको पढ़ा, और उसके बाद जो है फीडबैक। तो फिर फीडबैक उसमें वहाँ प्रतिपुष्टि अगले दिन अगर स्टूडेंट्स उसमें आए तो ये फीडबैक हुआ कि हाँ भाई बच्चों ने पढ़ा था और सब समय पे पहुँचे, ये हमारी प्रतिपुष्टि हुई। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि संप्रेषण क्या होता है, उसके तत्व क्या होते हैं। मैंने आप हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, ये जो मैं आपको मॉडल दिखा रही हूँ, पहले संचारक यानी प्रेषक यानी स्रोत, उसके बाद संदेश, और फिर संदेश प्राप्तकर्ता ग्राही यानी लक्ष्य, जो मैंने आपको भी बताया था। ये आपको दिख रहा होगा इसकी स्क्रीन पे। ये अलग अलग लेखकों ने अलग अलग तरीके से बताया है संप्रेषण का। फिर महत्व, हमारे जीवन में संप्रेषण का क्या महत्व है? हमारे जीवन में संप्रेषण का बहुत महत्व है, क्योंकि संप्रेषण के बिना भावनाएं दूसरे तक पहुंचा नहीं सकते। और संप्रेषण एक ऐसी चीज है जिसके बिना मुझे लगता है आज, क्योंकि हमें संप्रेषण तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि या तो हम लिखित करें या मौखिक करें या एक दूसरे तक संदेश पहुंचा के करें, ये बहुत ज़रूरी है कि संप्रेषण जीवन को पूरा पूरक बनाता है, नहीं तो उसके बिना जीवन जो है अधूरा है। और इस संप्रेषण के महत्व में हमारी जो व्यक्तिगत ज़रूरतें होती हैं, व्यक्तिगत संबंध होते हैं, ये सब किससे होते हैं? क्योंकि व्यक्तिगत ज़रूरत में मान लो हमें रोज़मर्रा की जो हमारी चीज़ें हैं, दिनचर्या है, खाना पीना, ये सब किससे होता है? संप्रेषण के माध्यम से होता है। जैसे हम मार्केट जाते हैं तो वहाँ पर कोई हमें सामान लेना होता है, तो जब तक हम बताएंगे नहीं हमें क्या चीज़ चाहिए है, तो दूसरे को कैसे पता चलेगा? उसी तरह से जो हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं, तो वो भी जो है संप्रेषण के द्वारा ही हमारे संभव है। क्योंकि अगर हम किसी के साथ संबंध बातचीत करेंगे ही नहीं, तो उसके साथ जो हमारा तादात्म्य स्थापित नहीं होगा और हमारे संबंध जो है अच्छे नहीं होंगे। जो है सूचना, क्योंकि से ही हम लोग जो है जब हम बोलना सीखते हैं या उससे भी पहले, तो जैसे दूध के माँ जो है बताती है कि आपको क्या चाहिए, पानी चाहिए, दूध चाहिए, तो ये सब जो है सूचना हमें कहाँ से मिलती है? तो ये हम सीखते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सूचना ले रहे हैं बातचीत के द्वारा। फिर जब आ रहे हैं, तो जैसे मान लो कहीं मूवी देखने जा रहे हैं या कहीं क्रिकेट देखने जा रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये मनोरंजन के लिए, इसमें भी हमें संप्रेषण की ज़रूरत होती है, नहीं तो बिना संप्रेषण के वो जो भी हमारा कार्यक्रम है वो नीरस हो जाएगा। अब इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव जीवन की ज़रूरतें संप्रेषण के से ही पूरी होती हैं। इस प्रकार संप्रेषण का बहुत अधिक महत्व है। संप्रेषण प्रक्रिया में 5 बातों का होना आवश्यक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। एक तो वक्ता यानी बोलने वाला, माध्यम यानी संदेश भेजने वाला, संदेश जो सूचना श्रोता को देनी होती है, और पांचवा रुचि, वक्ता और श्रोता को बोलने और सुनने में रुचि होना चाहिए। इन सभी बातों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो श्रोता की होती है, और श्रोता के बाद माध्यम की, जिसके जरिए संदेश को वक्ता श्रोता तक भेजता है। उदाहरण के लिए यदि आप अपने मित्र को मोबाइल से संदेश भेजा, जैसे रमेश, कल तुम्हारी उपस्थिति ऑफिस में अनिवार्य है, तुम समय पर आ जाना। ऐसे में अगर आपका मित्र अपने इनबॉक्स को यदि महीनों तक नहीं खोलता, तो आपका संदेश भेजना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि आपने जिस माध्यम का चुनाव किया था वह आपके संदेश को पहुंचाने में असफल हुआ। वक्ता और श्रोता दोनों में संदेश के आदान प्रदान की सक्रिय भागीदारी जरूरी है, और यह तभी संभव है जब श्रोता सुनने के साथ साथ समझता भी हो। वक्ता का संदेश श्रोता तक जब तक वैसे ही पहुंचेगा जैसे कि श्रोता कहना चाहता है, वक्ता कहना चाहता है, तभी जो है सफल संप्रेषण हो पाएगा। संप्रेषण की यह सफलता पूरी तरह माध्यम पर निर्भर करती है कि हमने किस माध्यम का चुनाव। माध्यम के बाद जो बात
बात आती है वो आती है भाषा की भूमिका, क्योंकि संदेश किसी न किसी भाषा में होता है। अतः सफल संप्रेषण के लिए वक्ता और श्रोता की भाषा एक जैसी होनी चाहिए, हमको समझ आना चाहिए। एक जैसे का मतलब यानी जिस भाषा में हम बात कर रहे हैं वो भाषा जो है दूसरे को आती भी है या नहीं आती। अगर नहीं आती तो हमारा जो है संदेश उसका पहुंचेगा ही नहीं, तो वो संप्रेषण कैसा सफल नहीं हो पाएगा। इसके अलावा सफल संप्रेषण में भाषाई दक्षता सबसे महत्वपूर्ण है। वक्ता को काल, परिवेश और परिस्थितियों के अनुसार उचित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। विचारों को क्रम के अनुसार व्यक्त करना चाहिए, उचित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, उचित भाव भंगिमा का प्रयोग करना चाहिए, और साथ ही बलाघात यानी उचित लहजा भी होना चाहिए। बलाघात क्या होता है कि हमें शब्दों का उतार चढ़ाव यानी कहाँ पर हमें उस पर जोर देना है, कहाँ पर हमें धीरे बोलना है, कहाँ पर हमें तेज बोलना है, ये बलाघात कहलाता है। क्योंकि जब हम किसी को भी सुन रहे होते हैं तो दो तरह के संदेश ग्रहण करते हैं। एक तो प्रत्यक्ष रूप से जो हम सुनते, देखते और पढ़ते हैं, दूसरे जो अप्रत्यक्ष रूप से सामने वाला हमें संदेश भेज रहा होता है, जैसे बोलने वाले का लहजा, उसके शब्द, उसके चेहरे, उसके भाव इत्यादि। और अप्रत्यक्ष संदेश प्रत्यक्ष संदेश पर हमेशा भारी होता है, क्योंकि सूचना को ग्रहण करने के बाद श्रोता अप्रत्यक्ष संदेश के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। उदाहरण के लिए यदि आप किसी के घर गए हैं तो मेजबान बिना आपकी तरफ देखे, बिना मुस्कुराए, भावहीन चेहरा लेकर यदि आपसे भोजन करने को कहता है तो आप समझ जाएंगे कि मेजबान भोजन कराना नहीं चाहता और यह सिर्फ औपचारिकतावश पूछ रहा है। क्योंकि अगर मान लो हमारे घर कोई मेहमान आया है और हम उसको बड़ा मुस्कुरा के और बड़ी शालीनता के साथ ये कहते हैं कि आइए ना, बैठ के ना, करिए ना भोजन, देखिए भोजन का समय, आप बिना भोजन करे नहीं जा सकते, तो वो समझ जाएगा कि ये जो है सच में आपको भोजन कराना चाहता है। तो ये जो प्रतिक्रियाएं होती हैं तो इनसे हमें ये समझ आ जाता है कि जो सामने वाला है यानी जो वक्ता है वो वास्तव में किस तरह का संदेश हमें दे रहा है। इस प्रकार वक्ता को अभिष्ट परिणाम के लिए शब्द, वाक्य, हाव भाव के साथ अपने लहजे पर नियंत्रण करना आना चाहिए। इसके अलावा संप्रेषण को सफल बनाने के लिए मुहावरों, कहावतों और लोकोक्तियों का यथोचित प्रयोग किया जाता है। इस तरह से मानव जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए व्यक्ति को संप्रेषण समझते हुए उसका प्रयोग करना आना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो सफल संप्रेषण जीवन का आधार ही सफल संप्रेषण है। यह संसार बातों से ही चलता है। इंसान की सुंदरता उसके बातों से झलकती है। पैसों से हम सिर्फ जरूरतें पूरी कर सकते हैं, लेकिन बातों से प्रेम, सम्मान, यश, कीर्ति तभी कमा सकते हैं जब हमारे पास वाणी में मिठास है, उसमें जादू है। चाहे तो आप महाभारत करा दें, चाहे तो आप क्रोध को पानी पानी कर दे। उदाहरण के लिए जब हम सब जानते हैं कि महाभारत क्यों हुआ था, क्योंकि अभी तो डीडी नेशनल पे नहीं, अभी दूरदर्शन पे महाभारत चल भी रही है, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, रामायण भी चल रही है, तो वहाँ शब्दों का प्रयोग भी तो था। जो रामायण और महाभारत में युद्ध हुए उनका क्या कारण था, शब्द ही तो थे। फिर भी अधिकांश लोग महाभारत होने का कारण द्रौपदी को ठहराते हैं। दुर्योधन बाल्यकाल से ही जो है क्रोध और आक्रोश से भरा था, पर उसका इस क्रोध रूपी ज्वाला में द्रौपदी के संवाद ने घी का काम किया। द्रौपदी का यह कथन कि अंधे का पुत्र अंधा और उसके साथ द्रौपदी का उपहास करते हुए हंसना, यही कारण है कि महाभारत के लिए द्रौपदी को महाभारत का कारण समझा, महाभारत के लिए द्रौपदी को महाभारत का कारण यह संसार समझ पाए। ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। यानी हमारी वाणी में ऐसा मिठास होना चाहिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे। यानी जब भी हम बोले तो हमारी वाणी को सुन के लोग अंदर से बिल्कुल शांत हो जाएं, आपहु शीतल हो, और हम खुद भी जो है शीतल हो जाएं। हम उसी से जुड़ते हैं और उसी की बात सुनते हैं, उसी के विचारों को समझते हैं जिसके बोलने का तरीका प्रेम को
शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करने का तरीका, अपनी भावनाओं को प्रकट करने का तरीका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सरलता, सुगमता, शालीनता और प्रेम से भरा होता है। इसलिए संप्रेषण करते समय वक्ता को इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। समरूपता यानी सार रूप में हम कह सकते हैं कि सफल और प्रभावी संप्रेषण के लिए विद्वानों ने 7C का सिद्धांत दिया है, जिसके लिए बिंदु विश्वसनीयता है, संदर्भ है, विषय वस्तु है, स्पष्टता है, निरंतरता एवं एकमतता, माध्यम और प्राप्तकर्ता की क्षमता। यानी 7C का ये सिद्धांत जो है प्रभावित संप्रेषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। संप्रेषण की प्रक्रिया, बच्चा जन्म लेता है तो जब वो पहली बार रोता है, उसके रोने पर उसके परिवार के साथ उसका पहला संप्रेषण होता है। उसके बाद प्रत्येक क्षण यह संप्रेषण की प्रक्रिया सतत रूप से जारी रहती है। संप्रेषण की इस प्रक्रिया में सबसे पहले ध्वनि आती है, फिर शब्द आते हैं, फिर वाक्य आते हैं, फिर संवेदनाएं आती हैं, और जो है इन सभी के माध्यम से हमारा संप्रेषण होता है। इस तरह से हम संप्रेषण में अपनी सभी ज्ञानेंद्रियों यानी आँख, कान, नाक और शरीर के द्वारा समस्त अंगों का प्रयोग करते हुए संप्रेषण करते हैं। अब संप्रेषण को यदि हम संपर्क करने के लिए एक तरह का संवाद यानी एक दूसरे तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास करें तो गलत नहीं होगा। बोलकर और सुनकर, देखकर, पढ़कर, चित्र बनाकर हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे की बातों को समझते हैं। समस्त मानवीय व्यवहार यानी जो हमारा व्यवहार है और हमारे जो क्रियाकलाप है वही तो संप्रेषण है। यह मानवीय व्यवहार संप्रेषण होने के साथ साथ एक प्रक्रिया भी है। इस प्रक्रिया में वक्ता का संदेश श्रोता तक पहुंचता है और श्रोता उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, और ये प्रतिक्रिया को क्या बोलते हैं हम अंग्रेजी में? फीडबैक। मनुष्य का सोचना, समझना और उसकी संवेदनाएं और उसका संपूर्ण व्यवहार संप्रेषण के अंतर्गत ही आता है। संप्रेषण की प्रक्रिया को समझने के लिए संप्रेषण के तत्वों को जानना जरूरी है। जैसे स्वेल के अनुसार संप्रेषण के अध्ययन में निम्नलिखित तत्व हैं। कौन यानी कौन कहता है, क्या यानी क्या कहता है, किस माध्यम से कहता है, किसको कहता है, कितने प्रभावों से कहता है, ये सब जो है संप्रेषण। अब आगे जॉन कार्टर ने के अनुसार सूचना को किसी माध्यम से भेजने व प्राप्त करने का उसकी प्रतिक्रिया देने पर संदेश के प्रेषण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं, जैसे वक्ता सोचने की प्रक्रिया, अनुभव, निर्णय, क्षमता, यानी वक्ता ने सोचने की जो उसकी प्रक्रिया रही उसमें उसका अनुभव क्या रहा, उसके निर्णय क्या रहे, उसकी क्षमता क्या रही, फिर उसे किस माध्यम से यानी माध्यम यानी संदेश और सूचना किस माध्यम से भेजा अपना सूचना, फिर सोचने की प्रक्रिया, अनुभव, निर्णय यानी किसकी हुई? श्रोता की, श्रोता या प्राप्त क्रिया की, प्राप्त करता की। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे और संप्रेषण आपको समझ, और मैंने इसको बहुत अलग अलग तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की। तो इसमें ये जो ग्राफ है या ये चित्र है, इससे आप समझ गए होंगे कि वक्ता और श्रोता का मानसिक स्तर, सोचने समझने का ढंग, अनुभव का तरीका, निर्णय की क्षमता, इन सभी का तालमेल होगा, तभी जो है संदेश भेजने का माध्यम भी सही होगा, तभी संप्रेषण की प्रक्रिया जो है संपन्न होगी। संप्रेषण की यह प्रक्रिया तभी सफल होगी जब श्रोता या प्राप्तकर्ता अपनी वक्ता की अपेक्षा अनुसार प्रतिक्रिया दे देगा। संप्रेषण की प्रक्रिया में दो तरफा संचार प्रभाव को बनाए रखना जरूरी है। संचार की प्रक्रिया में एक तरफा प्रभाव नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें गलतफहमी, गलत व्याख्यान की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सही व प्रभावपूर्ण संचार के लिए यह आवश्यक है कि जो भी संदेश दिया जाए उसकी प्रतिक्रिया उसी समय ग्रहणकर्ता द्वारा प्राप्त हो। कम से कम इतना तो पता चले कि जो संदेश प्रदान किया जा रहा है उसका कुछ प्रभाव ग्रहणकर्ता पे पड़ भी रहा है या नहीं पड़ रहा। इसके बाद ही संदेश की प्रक्रिया जो है संपूर्ण मानी जाती है।
संचार जीवन को अर्थपूर्ण और जीवंत बनाता है। यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। जब हम पढ़ते हैं या सोचते हैं तो संचार होता है। जब हम अपने विचारों को किसी के सामने रखते हैं तब संचार होता है। जब हम अपने विचारों, जानकारी, भावनाओं को किसी के साथ आदान प्रदान करते हैं तब संचार होता है। यही नहीं, जब हम सोते समय सपना देखते हैं तभी संचार होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संचार जो है हर समय होता है। संक्षेप में संप्रेषण प्रक्रिया की मुख्य रूप से निम्नलिखित तत्व सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। वक्ता या श्रोता, दूसरा वाक क्षमता या वाणी को अभिव्यक्ति देने का कौशल, संदेश का माध्यम। श्रोता या प्राप्तकर्ता, पांचवा। छठा संदेश पाने वाला, सातवां अनुक्रिया या प्रतिक्रिया, आठवां संदेश का संदर्भ, नौवां जीवन के प्रति वक्ता या श्रोता का दृष्टिकोण, 10वां श्रोता और वक्ता का जीवन मूल्य। अब पहला पॉइंट है हमारा, आप थोड़ी देर, मैं 2 मिनट ब्रेक ले रही हूँ, इतने आप इसको पढ़ें जो मैंने स्क्रीन पे आपके साथ शेयर किया है, आप इसको इतने देखिए। हाँ, तो बच्चों आपने, मुझे लगता है ये पढ़ा होगा, वक्ता, पहला पॉइंट जो है हमारा, वक्ता या श्रोता, किसी भी संदेश का जन्म किसी न किसी स्रोत से ही होता है, या स्रोत कोई व्यक्ति भी हो सकता है। मौखिक संप्रेषण में इसी स्रोत को वक्ता तथा लिखित संप्रेषण में इसी स्रोत को लेखक कहते हैं। यह स्रोत या वक्ता अपने विचारों को संप्रेषित करने का कार्य करता है। यानी किसी भी संदेश का जन्म किसी न किसी श्रोता से ही होता है, आप इस बात को समझे। यानी कोई भी संदेश जो है बिना वक्ता के हो ही नहीं सकता। यानी किसी न किसी से संदेश तो वो जन्म लिया ही होगा ना, तभी किसी तक पहुंचा। यह स्रोत कोई व्यक्ति भी हो सकता है, या तो किसी व्यक्ति से होगा या किसी स्रोत के माध्यम से होगा। बिना स्रोत और बिना व्यक्ति के तो संदेश का जन्म होगा ही नहीं। मौखिक संप्रेषण में इसी स्रोत को वक्ता, या लिखित संप्रेषण में इसी स्रोत को लेखन कहते हैं। यह स्रोत, ये लेखक नहीं है बेटा, यहाँ लेखन है, ये बात, ये इसको ठीक कर लेना। ये कहते हैं यह स्रोत या वक्ता अपने विचारों को संप्रेषित करने का कार्य करता है। पॉइंट नंबर 2, वाक क्षमता या वाणी को अभिव्यक्ति करने का कौशल। वक्ता के अंदर अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को भाषा के द्वारा अभिव्यक्त करने की कला, क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये क्षमता नहीं होगी तो उसको सुनने में, उससे बात करने में, उससे संबंध बनाने में कोई रुचि नहीं लेगा। अर्थात वक्ता के अंदर वक्तृत्व क्षमता होनी चाहिए, तभी श्रोता उसके संदेश को समझ पाएगा। फिर उसके बाद आता है संदेश। संदेश हमेशा अर्थपूर्ण होना चाहिए। यह संदेश जो है सूचना मौखिक, लिखित, आंगिक, सांकेतिक भी हो सकती है। संदेश जो है हमेशा अर्थपूर्ण होना चाहिए। बिना अर्थपूर्ण संदेश का कोई महत्व ही नहीं है। क्योंकि संदेश जो है या तो हमें पत्र के माध्यम से मिलता है, या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से मिलता है, या फिर जो है आंगिक या संकेतों के माध्यम से मिलता है। भाषा में तो शब्दों, वाक्यों, प्रतीकों आदि के माध्यम से संदेश प्रसारित होते हैं। भाषा का एक व्याकरण होता है, जैसे नवीन ने नियम को मारा, या ये कहीं राम ने रावण को मारा। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। और नियम ने नवीन को मारा, इन दोनों वाक्यों का अर्थ एकदम जो है विपरीत होगा। आप देख रहे ना कि पहले नवीन ने नियम को मारा, यानी शब्द जो है, हमने एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं या बदल रहे हैं तो अर्थ कितना परिवर्तित हो रहा है। पहले में नियम ने नवीन को मारा, यानी यहाँ पे नवीन की मृत्यु हो गई। और अगर मान लो इसको उलट देते हैं तो फिर जो है
अर्थ एकदम से विपरीत हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए उस भाषा का अपना मुहावरा होता है और प्रत्येक भाषा किसी न किसी संस्कृति का हिस्सा भी होती है। अतः यह अति आवश्यक है कि वक्ता को अपनी भाषा के व्याकरण, संस्कृति, मुहावरे की समझ होना चाहिए और क्योंकि भाषा ही संदेश का आधार है। अब भाषा के जरिए संदेश बनता है, तो संदेश कई बार जो है अशाब्दिक होते हैं परंतु अर्थ संपूर्ण होता है। मौखिक और आंगिक संप्रेषण की अभिव्यक्ति एक साथ होती है। उदाहरण के लिए जाओ एक शब्द है परंतु बोलने के ढंग से अर्थ बदल जाता है। यह आदेश, अनुमति, क्रोध, स्नेह, हड़बड़ी किसी का भी द्योतक होता है, हो सकता है। जैसे अगर हम ये कहें जाओ तो ये क्या हो गया? आदेश। फिर अगर हम इसको ये कहें कि आप अभी जाओ तो ये क्या हो गया? आग्रह हो गया, ठीक है। और इसी को हम क्रोध से भी कह सकते हैं। इसको हम हड़बड़ी में जाओ 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 यानी बहुत जल्दी है ना। आप समझ रहे हैं ना कि किस तरह से जो है बोलने का ढंग जो है अर्थ बदल देता है। फिर उसके बाद हमारा आता है माध्यम। तो माध्यम से संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश को संप्रेषित करने का माध्यम भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। मौखिक संप्रेषण में मुख्य ध्वनि माध्यम होता है, जब क्योंकि हम बोल रहे होते हैं तो हमारे मुंह के माध्यम से होता है। फिर लिखित संप्रेषण में क्या होता है? लिपि माध्यम होती है, यानी हम किस लिपि के माध्यम से जो है लिख रहे हैं। अंग्रेजी में लिख रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, देवनागरी में लिख रहे हैं, बहुत सारी रोमन में लिख रहे हैं, ये सब लिपियां है ना। तो जो लिखित संप्रेषण है वो लिपि के माध्यम से होता है। अब विज्ञान का युग है, तो इस वैज्ञानिक युग में वक्ता के पास माध्यमों की कोई कमी नहीं है। जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, इंटरनेट है, ये सब जो है क्या है? माध्यम है हमारे पास। तो क्योंकि जो रेडियो होता है, टेलीविजन होता है या इंटरनेट होता है, इसमें हम एक समय पे बहुत सारे लोगों के साथ जो है अपना संदेश संप्रेषित कर सकते हैं। क्योंकि एक हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम एक ऐसा माध्यम आ चुका है जिसके द्वारा हम एक समय पे बहुत सारे लोगों के साथ जो है अपना संदेश संप्रेषित कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है प्राप्तकर्ता। जो संदेश को ग्रहण करता है उसे श्रोता या प्राप्तकर्ता कहते हैं। मौखिक संप्रेषण में श्रोता ही प्राप्तकर्ता होता है और लिखित संप्रेषण में पाठक प्राप्तकर्ता होता है। समझे आप इस बात को कि मौखिक संप्रेषण जो होता है उसमें श्रोता ही प्राप्तकर्ता होता है, जो सुन रहा होता है वही प्राप्त कर रहा है। लेकिन लिखित संप्रेषण में जो पढ़ रहा है, जो पाठक है, वो प्राप्तकर्ता होता है। संप्रेषण की प्रक्रिया में वक्ता को यह ध्यान रखना आवश्यक होता है कि वह संदेश किसको प्राप्त कराना चाहता है। जिसके लिए संदेश है उसी को संप्रेषित करना चाहिए। ये नहीं है ना कि मान लो मैं अब आपको संदेश दे रही हूँ, यानी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो इस संदेश को कोई और ले, यानी बच्चे अपनी अपनी मम्मियों को बिठा दें कि आप पढ़ लो और वो पढ़ लें, तो ये संदेश जो है मेरा व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि ये संदेश किसके लिए? आप छात्रों के लिए है। अगर आप छात्रों ही इसको ग्रहण नहीं करेंगे तो ये संदेश जो है फिर निरर्थक हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि संदेश जो प्राप्त करता है, ठीक है, तो वो हम किसको संप्रेषित करना चाह रहे हैं। फिर संदेश की प्राप्ति। संदेश की प्राप्ति को अंग्रेजी में डिकोडिंग कहते हैं। जब श्रोता वक्ता द्वारा भेजे गए संदेश को वैसे ही ग्रहण करता है जैसे वक्ता चाहता है तो वो सर्वोत्तम स्थिति होती है। लेकिन जब संदेश प्राप्ति में कभी श्रोता वक्ता बन जाता है, कभी वक्ता श्रोता बन जाता है। उदाहरण के लिए जब दो लोग फोन पे बात करते हैं तो यह स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे आपने कभी ये देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि हम लोग जो हैं फोन पे बात कर रहे हैं, तो जब जैसे अभी तो ये लाइव चैट की लाइव स्टूडेंट्स के साथ नहीं है, तो नहीं तो जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप मुझसे प्रश्न पूछें, है ना। तो जैसे अभी मैं वक्ता हूँ, फिर जब आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे
तो फिर आप वक्ता हो जाएंगे। अभी आप श्रोता हैं, फिर मैं श्रोता हो जाऊंगी। तो वक्ता और श्रोता की जो स्थिति है वो एक दूसरे के साथ परस्पर बदलती रहती है। अब मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि किस तरह से वक्ता कभी श्रोता बनता है और कभी वक्ता बनता है। कभी कभी आप जैसे फोन पे बात करते हो, तो फोन पे जब अपने दोस्तों के साथ बात करते हो तो एक बार आप बोलते हो तो उस समय आप वक्ता हुए और आपकी जो दोस्त है वो श्रोता हुआ। और जब आपका दोस्त बोल रहा है और आप सुन रहे हो तो वो वक्ता और आप श्रोता होते हैं। तो ये क्या है, वक्ता और श्रोता की स्थिति एक दूसरे के साथ बदलती रहती है। फिर उसके बाद आता है अनुक्रिया या प्रतिक्रिया। क्योंकि इसका ये अनुक्रिया प्रतिक्रिया, इसको अंग्रेजी में हम फीडबैक भी कहते हैं, कि जब वक्ता और श्रोता संवाद के जरिए अपनी अपनी संप्रेषण प्रक्रिया को पूरी करते हैं। श्रोता वक्ता को भेजे गए संदेश को प्रतिक्रिया या फीडबैक कहते हैं। आमने सामने के संप्रेषण में ये प्रक्रिया तुरंत हो जाती है, क्योंकि मान लो मैंने आपसे कहा गुड मॉर्निंग, तो आप मुझे उत्तर में बोलेंगे गुड मॉर्निंग मैम, तो ये मुझे फीडबैक मिल गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम आमने सामने नहीं होते, है ना, तो उस समय क्या रहता है कि हमें वो प्रतिक्रिया जो है वो बाद में मिलती है। जैसे मैंने व्हाट्सएप आपको किया गुड मॉर्निंग, तो आपने, मैंने 8 बजे किया, आपने 10 बजे देखा, तो आप मुझे 10 बजे जो पलट के गुड मॉर्निंग कर रहे हो, तो वो फीडबैक जो है देर से हुआ। तो जो आमने सामने होता है उसमें प्रतिक्रिया जो है या फीडबैक हमें तुरंत मिल जाती है। और जब हम किसी ट्विटर फेसबुक के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो उसमें थोड़ा समय लगता है। जैसे विद्यालय की कक्ष में जो यहाँ उदाहरण दिया गया है, अध्यापक और छात्रों के बीच जो प्रतिक्रिया होती है वो तुरंत हो जाती है जब हम लाइव क्लास लेते हैं आप लोग के साथ कक्षा में बैठ के। तो उस समय जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो आप मुझसे बहुत सारे प्रश्न पूछते थे कि मैम ये कैसे हुआ, ये कैसे होगा, ये प्रतिक्रिया क्या है, फीडबैक क्या है, श्रोता क्या है, संदेश क्या है, तो वो तुरंत मिलती थी। लेकिन यहाँ पे अभी आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे, तो आप प्रश्न जो है इसमें कॉलम आएगा, तो आप मुझे वो प्रश्न अपने भेजेंगे, फिर बाद में मैं उन पर प्रतिक्रिया दूंगी। तो यहाँ पर जो है समय लगेगा। तो प्रतिक्रिया शाब्दिक और अशाब्दिक, मौखिक, सांकेतिक, सकारात्मक और नकारात्मक भी होती है। तो ये आप समझ गए होंगे कि हम, ये डिपेंड करता है हम पे, यह हम पे निर्भर करता है कि हमें जो संदेश है वो पसंद आया नहीं आया, हम कौन से पर फीडबैक दे रहे हैं, नकारात्मक दे रहे हैं, सकारात्मक दे रहे हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा 8वां पॉइंट, संदेश। एक मिनट, संदेश में संदेश प्राप्ति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नहीं ये हो गया हमारा संदर्भ। संदर्भ 8वां पॉइंट है, संदर्भ। प्रत्येक सूचना या संदेश का संदर्भ अवश्य होता है। यह संदर्भ शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक भी हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि आप अकेले हैं, आपको चोट लग गई है, तो आपके मुंह से अभद्र शब्द भी निकल सकते हैं। ठीक वैसे ही एक संदेश को मित्र से बात करते समय, पिता से बात करते समय या पड़ोसी से बात करते समय अलग अलग ढंग से संप्रेषित करता है। क्योंकि आप अपने घर में ही अपनी माँ के साथ, अपने भाई के साथ, आप अपने पिता के साथ अलग अलग जो है संदर्भों में, अलग अलग भाषा में हम बात करते हैं, है ना, आप लोगों ने देखा ही होगा। उसके बाद ये 9वां पॉइंट आता है, जीवन के प्रति वक्ता और श्रोता का दृष्टिकोण। वक्ता और श्रोता जीवन को कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं, इस बात का प्रभाव इन दोनों की समझ पर पड़ता है। यह समझ का प्रभाव संप्रेषण की प्रक्रिया को सफल और असफल बनाता है। यानी जीवन में हमारा अनुभव कैसा रहा है, सकारात्मक रहा है, नकारात्मक रहा है, या कई बार एक ही स्थिति एक व्यक्ति के लिए जो है सकारात्मक होती है, वही स्थिति दूसरे व्यक्ति के लिए नकारात्मक होती है। तो वो जो उससे दृष्टिकोण बन जाता है हमारा जीवन के प्रति, और वही दृष्टिकोण जो है हमें जीवन में आगे बढ़ाता है कि हम नकारात्मक हैं, सकारात्मक, क्योंकि वैसे भी हमारा, मेरा मानना है हमारा जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक ही होना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक दृष्टि ही हमें जीवन में आगे बढ़ाती है। छात्रों के लिए तो बहुत जरूरी है कि वो अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर ही चलें।
फिर उसके बाद आता है हमारा 10वां पॉइंट, वक्ता और श्रोता का जीवन मूल्य। वक्ता और श्रोता के जीवन मूल्य अर्थात उनके जीवन में नैतिकता का क्या स्थान है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नैतिकता ही हमें उचित और अनुचित का बोध कराती है। यह जब यह नैतिकता वक्ता और श्रोता में एक ही स्तर पर होता है तो संप्रेषण की प्रक्रिया जो है पूरी तरह सफल रहती है। जैसे कक्षा में अध्यापक का पूरे लगन के साथ अपने कर्तव्य भावना के साथ में डूब के किसी पाठ को पढ़ाना, छात्रों का उतने ही लगन के साथ और ध्यान के साथ उसको ग्रहण करना, है ना। तो ये हमारे जीवन मूल्य हैं, और मैं ये मान रही हूँ कि अब जो मैं पढ़ा रही हूँ आप भी उतने ही लगन और ध्यान से सुन रहे होंगे और उसको समझ रहे होंगे। क्योंकि मैं तो आप लोगों को नहीं देख पा रही हूँ, तो मैं ये नहीं जान पा रही कि आप कितना तन्मयता से इसको सुन रहे हैं, लेकिन मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप पूरी तरह पूरी लगन के साथ इसको पढ़ेंगे। चलिए, अब सार रूप में हम कह सकते हैं कि जो संप्रेषण है, संप्रेषण एक संपर्क है, संवाद है, जीवन जीने की कला है। संप्रेषण के बिना व्यक्ति का जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सामाजिक जीवन के लिए संप्रेषण का महत्व निर्विवाद रूप से है। संप्रेषण प्रक्रिया का प्रस्थान बिंदु वक्ता होता है और श्रोता की प्रतिक्रिया संप्रेषण का विस्तार करती है। जो ये संप्रेषण मेरी तरफ हुआ। अब इसमें जो प्रश्न उत्तर है आप देख लीजिए, जो मैंने पूरा पढ़ाया है उसमें से ये प्रश्न उत्तर हैं। जानकर सूचना को किस माध्यम से संदेश भेजने और प्राप्त करने की प्राप्तकर्ता का उसकी प्रतिक्रिया देने पर संदेश की संप्रेषण की प्रक्रिया को पूर्ण मानते हैं। ये सब मैंने आपको ऊपर दिखाया था ना अभी एक चित्र के द्वारा। तो ये सब है, संप्रेषण की प्रक्रिया दो तरफा होती है, ये सब बताया था। तो ये आप ये देख लीजिएगा प्रश्न, आप ये इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। आप इसको पढ़िए। अब आप देख पा रहे हो इंटरनेट का उपयोग, या मैं कहूँ कि इंटरनेट क्या होता है, ये सब आप, क्योंकि आज का युग जो है ना वो आधुनिक क्रांति का युग है ना। आज का युग विज्ञान का युग है, औद्योगिकरण का युग है, और इसको पूरी तरह से जो है आधुनिकीकरण अब समाज का इस हो चुका है। आज का युग सूचना क्रांति का युग है। कुछ ही पलों में, कुछ ही मिनटों में हम एक दूसरे, कुछ ही पलों में, कुछ ही मिनटों में कुछ का कुछ होता दिखाई देता है। परंतु इस नई तकनीक के कारण आज हम कहीं भी किसी भी परिस्थिति में को जानने समझने के लिए हमें घंटों का इंतजार नहीं करना पड़ता, और कोई भी घटना हो फेसबुक पर उससे संबंधित न जाने कितनी ही जानकारियां आपको घर बैठे मिल जाती हैं। यही नहीं, हम जो दूर दराज के देशों में रहते हुए भी बड़ी आसानी से एक दूसरे से बात कर लेते हैं। यह संभव हुआ है इंटरनेट के माध्यम से। कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर जो है उस एक इसको, हाँ देखो, ये जो पैराग्राफ मैं अभी पढ़ रही हूँ आप इसको देखिए। आज का युग जो है सूचना क्रांति का युग है। कुछ ही पलों में, कुछ ही मिनटों में कुछ का कुछ होता दिखाई पड़ता है। परंतु इस नई तकनीक के कारण आज हमें कहीं भी किसी भी परिस्थिति में को जानने के लिए घंटों घंटों इंतजार नहीं करना पड़ता है। कोई भी घटना हुई, हम फेसबुक पर उससे संबंधित न जाने कितनी जानकारियां आपको घर बैठे आराम से मिल जाती है। यही नहीं, अब जो दूर दराज के देशों में रहते हैं हमारे जानकार, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार, तो ये इंटरनेट के कारण ये संभव हुआ है कि हम उनसे कुछ ही पल में एक दूसरे के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं। इसीलिए वसुधैव कुटुम्बकम की संकल्पना को व्यवहारिक बना दिया है। यानी पूरा विश्व जो है क्या हो गया है, हमारा घर हो गया है, परिवार हो गया है। तो ये संकल्पना किसने दी? इंटरनेट ने दी। इंटरनेट का उद्भव अपारनेट की संकल्पना से हुआ, है ना। तो ये आज
का जो दौर है, तो इसमें जैसे कोई भी हमें महत्वपूर्ण को देना होता है, ईमेल ईमेल मैं इसको भी आगे डिटेल में पढ़ाऊंगी, लेकिन ईमेल के माध्यम से भी आज बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। किसी को कोई नौकरी की सूचना देनी है हो, किसी को इंटरव्यू के लिए बुलाना हो, या फिर विवाह का कार्यक्रम करना हो, आदि आदि सभी बातें जो है अभी हम ईमेल के माध्यम से जोर शोर से करते रहते हैं। ब्लॉग भी एक और इंटरनेट का एक और रूप है, ये इंटरनेट के रूप में आएगा। ईमेल हुआ, ब्लॉग हुआ, है ना, व्हाट्सएप हुआ, ट्विटर हुआ, फेसबुक हुआ, है ना। तो ब्लॉग भी आज के समय में अपनी अभिव्यक्ति को दर्शाने का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, और साधन है, उभर के आ रहा है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को पूरी छूट मिलती है कि वे बिना किसी रोक टोक के अपनी बात को दूसरे तक रख सके। वह किसी भी विधा को अपना माध्यम बना सकता है, चाहे वह कविता हो, उपन्यास हो, नाटक हो, आदि। यहाँ तक कि यह बात भी और करने लायक है कि नहीं, जो भी हमें लगता है हम अपने विचार दूसरे तक पहुंचा देते हैं। और ऐसे लोग जिन्हें अपनी अभिव्यक्ति का और कोई साकार स्थान नहीं मिल पाता, वे अपने विचारों को दूसरे तक इस साधन के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। अपने विचारों को लेकर यहाँ कोई भाषागत सीमा भी नहीं होती है, कि आपको कैसे बोलना है, कैसे प्रेजेंट करना, वो आपकी मर्जी है। आप कि जिस भाषा पे कमांड है आप उस भाषा में लिखें ब्लॉग। बल्कि हिंदी भाषा के विकास में इंटरनेट एक अग्रणी भूमिका उसने निभाई है, क्योंकि आपने देखा होगा पहले तो खैर ये बहुत मुश्किल होता था कि हम लैपटॉप पे या अपने मोबाइल पे हिंदी में टाइप कर सके, लेकिन अब तो वो सुविधा आ गई, आप लोगों के पास भी है, और इससे हमारी हिंदी भी इंटरनेट के माध्यम से जो है विश्वव्यापी अपनी पहचान बनाती जा रही है। परंतु कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कई मुद्दों को बिना किसी वजह से इंटरनेट के माध्यमों के कारण तुरंत का ताड़ बना दिया जाता है, यानी घटना, छोटी सी घटना को बड़ा कर दिया जाता है, और कई बार बिना विवेक से काम लिए किसी घटना को कहां से कहां पहुंचा दिया जाता है, जो किसी भी समाज के लिए, हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। इसके अतिरिक्त आज कई घटनाएं केवल जब इंटरनेट का गलत इस्तेमाल किया जाता है, ये तब की बात कह रही हूँ मैं, केवल इंटरनेट के कारण ही जन्म लेती हैं, क्योंकि अफवाहें अभी जैसे ये अभी दंगे हुए थे दिल्ली में, तो वो किसके कारण हुए थे? नेट के द्वारा, व्हाट्सएप के, क्योंकि इंटरनेट के कारण क्या हुआ, एक मैसेज को आप ना चंद मिनटों में पूरे पूरे देश में फैला सकते हो। तो कई बार जो है इसके हमें नुकसान भी भुगतने पड़ते हैं, ये नहीं जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें लाभ ही होता है, तो कई बार क्या होता है हमें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो इंटरनेट एक बहुत ही हम लोगों के लिए लाभदायक है, और इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए समाज में। तो जिससे अभी जैसे जूम ऐप चल रहा है, जूम ऐप पे कितनी क्लासेस चल रही हैं, तो अब जूम ऐप पे बोल रहे हैं कि उसके डाटा जो चोरी हो जाते हैं, तो कई बार जो है इन संसाधनों से हमारी विश्वसनीयता पे भी खतरा हो सकता है। परंतु इसका सही प्रयोग न केवल हमारे देश को की गति को आगे बढ़ाएगा, बल्कि हमें हमारे स्वयं की एक समझ तैयार करने में भी मदद करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल खबरों को पढ़ना ही नहीं होगा, बल्कि एक विकसित समझ का विकास करना भी होगा। अतः हमें इन परिस्थितियों से बचना चाहिए, उसका दुरुपयोग करने से बचना चाहिए, और उसके स्थान पे हमें उसका सुगम प्रयोग की ओर ध्यान देना चाहिए। तो अतः इस पर है कि संचार माध्यम के रूप में इंटरनेट आज पूरी तरह से हमारी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में उभर कर सामने आया है, क्योंकि भूमंडलीकरण के इस दौर में जिसके पास ज्ञान नहीं है वह कूपमंडूक की भांति रह जाएगा, और प्रकृति का नियम भी यही कहता है कि विकास करने वाले ही अंत तक जीवित रह पाते हैं। पर यह भी सत्य है कि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। जैसे कहा गया ना, अति का भला न बोलना, अति की भले न चुप। तो इसलिए किसी भी चीज की अति बुरी होती है। अतः हमें चाहिए कि हम अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने तथा अपने देश के विकास के लिए संचार के नए नए माध्यमों के साथ रूबरू हों और उनका सही प्रयोग करें। तो मुझे लगता है कि जो मैंने ये अभी आपको समझाया इंटरनेट का, और
जा गया होगा और है ना, ये सब आपको अब मैं इंटरनेट के जो रूप है ना आपको भी बताऊंगी। आज की दुनिया में सबसे सक्षम सूचना प्रणाली बन गया है इंटरनेट। विश्व में बिछे हुए कई नेटवर्कों का एक ऐसा जाल है जिसके अंदर या जिससे जुड़े हुए हजारों नेटवर्क हैं, जैसे RTK नेट, PC नेट, IS नेट आदि। 1993 में इसका व्यवसायीकरण होने के बाद तो इंटरनेट का उपयोग करने वालों की संख्या एकदम बढ़ गई। आज कई करोड़ की संख्या में लोग इससे जुड़े हुए। कई, हाँ जी सर। हाँ मैडम, क्वेश्चन आंसर्स भी ले लो बीच में स्टूडेंट्स के। अच्छा जी, ठीक है ठीक है। बच्चे जो चैट पे लिख रहे हैं ना, हाँ जी प्लीज 5 मिनट ले लोगे तो अच्छा लगेगा बच्चों के लिए। ठीक है, थैंक यू। शेयरिंग करना बंद कर दो। शेयरिंग बंद कर दो सर। सर शेयरिंग बंद कर दो, आप क्वेश्चन से पूछा। क्वेश्चन आंसर्स ले लो मैडम बस राइट में। जी जी, स्क्रीन बड़े कर लो, मेरा वॉइस क्लियर नहीं आ रही। कर सकते हैं लैपटॉप है ना, जूम कर दीजिए। नहीं आ रही है, पहले ऊपर वाले जवाब दो। नहीं नीचे नीचे ले जाइए, सही क्वेश्चन। क्वेरी दैट आई प्रश्न पढ़ें। और बहुत सारे बच्चों की ये है कि आवाज़ नहीं आ रही है। वो आपका नेट में मुझे लगता है, मेरा तो नेट बिल्कुल सही चल रहा है। अच्छा, फिर बच्चों ने पूछा है कि कौन सा चैप्टर है। तो चैप्टर जो है संप्रेषण का चैप्टर था कि संप्रेषण किसे कहते हैं, संप्रेषण की परिभाषा क्या होती है, संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, संप्रेषण के माध्यम क्या होते हैं। फिर जो है जो संप्रेषण है ना, तो संप्रेषण के फिर कौन कौन से माध्यम है, तो मैंने अभी आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के बारे में बताया। तो अभी जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है जिसके अंदर इंटरनेट आता है, इंटरनेट के फिर जो रूप है, फेसबुक है, ट्विटर है, ये सब भी मैं आपको भी बताने वाली हूँ। और एक बच्चे ने प्रश्न पूछा है कि मैम जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम है ना, तो अभी कुछ ऐसा हम लोग के पास क्लियर नहीं आया कि मैं आपको एग्ज़ाम के बारे में ऐसा क्लियर करूं, लेकिन शायद मैं कल तक आपको कुछ ये क्लियर कर पाऊँ कि एग्ज़ाम का क्या रहेगा। लेकिन जितना अभी, क्योंकि हम लोग के पास कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है एग्ज़ाम को लेके कि वो ऑनलाइन होगा या, एक मिनट आए जुलाई एग्जाम ऑफ। एक बच्चे ने प्रश्न किया है, गुड इवनिंग मैम आई हैव अ क्वेरी दैट इन जुलाई वी विल हैव द एग्जाम ऑफ सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकंड एंड ऑनलाइन क्लासेस आर फॉर सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकंड, प्लीज टेल मी मैम आफ्टर द क्लास। तो ये क्लास खत्म हो गई, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि अभी मेरे पास कोई ऐसी पुख्ता जानकारी नहीं है कि मैं आप लोग को ये बताऊं कि एग्ज़ाम कब और कहाँ कैसे होगा। जैसे ही मेरे पास कोई सूचना आएगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगी। और
मैं ये समझ पा रही हूँ कि सब बच्चों के साथ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही होगी। मैं सही देख रही हूँ कि बच्चों को नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है कि मैम संदर्भ का पॉइंट समझ नहीं आया। संदर्भ, चलिए ठीक है। भूमंडलीकरण क्या है? ओके, ये भूमंडलीकरण क्या है? भूमंडलीकरण बच्चे ये होता है, आज जो हमारा विश्व है ना वो पूरा एक हो गया है। जैसे पहले क्या होता था, जब किसी से हमें बात करना होता था तो या तो हम पत्र के द्वारा करते थे, ठीक है। आज के समय में पूरा भूमंडलीकरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन का ये जो दौर है, इसमें हम आज जैसे मैं आप लोगों से अपने घर से बैठ के और आप सब लोगों को एक साथ पढ़ा पा रही हूँ, ये क्या है? ये भूमंडलीकरण ही तो है। आज दूसरे देश में भी अगर कोई बैठा होगा तो वो मुझे लाइव सुन रहा है, ये भूमंडलीकरण ही तो है। यानी एक देश दूसरे देश से, मतलब एक देश का कोई भी एक व्यक्ति दूसरे देश में कहीं पर भी किसी से किसी भी समय जो है अब यानी तुरंत कांटेक्ट में आ जाता है। तो ये कांटेक्ट है ना, यही भूमंडलीकरण है, ठीक है। और नीचे और कुछ नहीं। ये हिंदी मैंने जैसे कि आपको शुरू में बताया था, ये सेकंड सेमेस्टर चल रहा है बच्चों। सेकंड सेमेस्टर का मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर का नहीं है। ये आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैम क्या ये फर्स्ट सेमेस्टर है? नहीं, ये सेकंड सेमेस्टर है। ये AECC हिंदी की ऑनलाइन क्लास चल रही है, AECC हिंदी सेमेस्टर सेकंड। फिर उसके बाद पूछा है संप्रेषण में सांकेतिक तौर पर संदेश प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं? चाहे हम सांकेतिक तौर पे करें या हम लिखित तौर पे या मौखिक तौर पे, तो सब श्रोता या प्राप्तकर्ता होते हैं। प्राप्तकर्ता सांकेतिक तौर पे जब हम करेंगे तो प्राप्तकर्ता होंगे ना, और जब हम मौखिक संदेश भेज रहे हैं तो उस समय क्या रहेगा? हम श्रोता रहेंगे, है ना। समझ रहे हो बच्चों? और उसके बाद किसी ने पूछा क्या ये फर्स्ट चैप्टर? और उसके बाद प्रश्न जो है, सभी ने ये बात पूछी है कि आप कौन सा चैप्टर करा रहे हो? बेटा मैं फर्स्ट चैप्टर करा रही हूँ। अच्छा, और बच्चे आपने मुझसे पूछा ना कि इंटरनेट वाले टॉपिक का कहाँ से पढ़ा रहे हो? तो ये मेरी पर्सनल बुक है, मैं उससे पढ़ा रही थी, क्योंकि मेरे पास कहीं और से कोई मटेरियल मुझे नहीं मिला, तो मैंने खुद से अरेंज किया है। मुझे ये साइट पे प्राप्त नहीं हुआ तो मैंने अपने पास से बनाया। मेरे पास एक किताब थी, मैं उससे करा रही हूँ। अगर आप कहेंगे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और कहोगे तो मैं उसको दोबारा चला दूंगी। जो इंटरनेट वाला है ना, इसको मैं अभी दोबारा चला देती हूँ। मार्क्स हो सकते हैं अभी, मार्क्स हो सकते हैं, और कितने मार्क्स का होगा? मैम थोड़ा एग्जांपल कर दो कि इंटरनेट चैप्टर का क्वेश्चन कैसे आएगा। अच्छा, बच्चों ने पूछा है कि इंटरनेट का प्रश्न कैसे आएगा। तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट की परिभाषा क्या है, उसका महत्व क्या है, या इंटरनेट आज के समय में कितना उपयोगी है या कितना प्रासंगिक है, ये सब इस तरह से प्रश्न आ सकता है। तो मैं अभी इसको इंटरनेट के बारे में और आपको बताऊंगी। हाँ, आपने जो बुक डाउनलोड की, अभी बच्चे ने कहा कि मैम मैंने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो बुक डाउनलोड की है उसमें चैप्टर है या नहीं। देखिए बच्चे, मेरे पास भी जो बुक दिल्ली यूनिवर्सिटी की, मुझे उसमें चैप्टर नहीं मिला, लेकिन मैंने अभी भी पहले ये आप लोगों को वो करा है कि ये मैंने अपनी बुक से आपको दिया है, क्योंकि ये टॉपिक आपके में है। तो मैंने सोचा कहाँ से करूँ, तो मैंने इसको अरेंज किया, तब मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं इसको दोबारा शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें। हाँ, मैं आप लोग को इंटरनेट का टॉपिक सेंड कर सकती हूँ। मैं अभी बात करती हूँ सर से कि किस तरह से सेंड हो सकता है। सभी को शेयर चाहिए।
मुझसे पूछें किस टाइप के प्रश्न आएंगे, तो बच्चे देखो प्रश्न जो आएंगे वो ये जैसे संप्रेषण पे आएगा तो यही आएगा, संप्रेषण क्या है, संप्रेषण का महत्व क्या है, संप्रेषण की उपयोगिता क्या है, संप्रेषण की परिभाषा क्या है, संप्रेषण के माध्यम कितने हैं, इलेक्ट्रॉनिक मतलब अब जब मैं माध्यम, अब मैं जो पढ़ा रही हूँ तो ये माध्यम ही तो पढ़ा रही हूँ, संप्रेषण का कौन सा माध्यम, ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पढ़ा रही हूँ। एक मुद्रित माध्यम होता है, मुद्रित माध्यम में क्या आएगा, समाचार पत्र हुए, पत्रिकाएं हुई, ये सब आएगा। इसको मैं अभी आगे पढ़ाऊंगी, पहले मैं और प्रश्न देख लेती हूँ। अच्छा, संप्रेषण की परिभाषा मैं आपको ये शेयर कर देती हूँ अभी, मैं संप्रेषण का ओके। सभी ने मुझसे एक तो इंटरनेट का टॉपिक इस पर सेंड करने के लिए कहा है। अब सर से मैं बात कर सकती हूँ किस तरह से शेयर, एक मिनट मैं दोबारा इनको शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। हाँ हाँ, संप्रेषण वाला। बच्चों मैं आपको अभी संप्रेषण का पहले बच्चों ने कहा है कि संप्रेषण, तो पहले मैं संप्रेषण वाला आपके सामने लाती हूँ, फिर उसके बाद जो इंटरनेट वाला मैंने आपको पढ़ाया एक बार दिखा देती हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। पहले आप इंटरनेट वाले का स्क्रीनशॉट ले लो, इंटरनेट की दुनिया, इसको पकड़ो बस, यहाँ से आप यहाँ से ले इंटरनेट का ना, मुझे लगता है बच्चों ने बैठ क्वालिटी बच्चों अब इसका आप ले लें, यहाँ से आप लें, आप लोगों ने मुझे लगता है ले लिया होगा। अब मैं नीचे चलती हूँ, ठीक है। मुझे लगता है सब बच्चों ने इंटरनेट वाले का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसका भी ले लें, हाँ मुझे मैं आप लोग को ये दिखा रही हूँ, और मुझे लगता है जिन बच्चों को ये चाहिए था और वो ले रहे होंगे स्क्रीनशॉट। अब अब देख, मुझे लगता है आप लोगों ने ले लिया होगा। अब संप्रेषण वाला उसकी परिभाषा तो मुझे लगता है वाला। अब मैं संप्रेषण पे आऊं बच्चों, मुझे लगता है आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। जा संप्रेषण
हाँ, तो अभी आप लोग की बड़ी वो इंटरनेट को लेके था कि आप लोगों के पास वो नहीं है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, इंटरनेट का उपयोग। तो इसका पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक मेल का आदान प्रदान के लिए। तो आजकल जो मेल होती हैं, आप लोग सभी मेल्स का इस्तेमाल करते होंगे कि हम एक दूसरे को मेल करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, वो भी इंटरनेट का एक हमारे पास साधन है। मेल इंटरनेट से जुड़े करीब 85% से ज़्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल ईमेल भेजने और पाने के लिए करते हैं। एक सप्ताह में करीब 20 मिलियन से भी ज़्यादा लोग ईमेल्स का आदान प्रदान होता है। तो आप लोगों ने मुझे लगता है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और जो मेल्स हैं आप सब जानते हो, ये इनके ज़्यादातर ऑफिशियल रहता है, ऑफिसों में यूज होता है, लेकिन अब तो हम पर्सनली भी एक दूसरे को मेल करने लगे। फिर जो इंटरनेट का दूसरा उपयोग है वो रिसर्च के लिए। जब हमें कोई रिसर्च करना होता है किसी भी चीज़ को लेके, जैसे हम लोगों ने जब पीएचडी किया तो या एमफिल किया, तो उस पर हमने ये खोजा कि किसने रिसर्च इस टॉपिक से संबंधित की है, उस पर कौन कौन से हमें बुक्स मिल सकते हैं। ये सारी रिसर्च करने के लिए भी हमें इंटरनेट एक बहुत सशक्त माध्यम के रूप में हमारे सामने आया है। इंटरनेट एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है डॉक्यूमेंट्स के लिए, बुक्स के लिए, रिसर्च पेपर के लिए, इन सभी के प्रयोग के लिए। तो ये भी एक माध्यम के रूप में हमारे सामने आता है, या इसका उपयोग हम कर सकते हैं रिसर्च के लिए, इंटरनेट का उपयोग। फिर उसके बाद फाइल डाउनलोड या अपलोड करने के लिए, है ना, कोई फाइल डाउनलोड करनी है या अपलोड करनी है, आप लोग जैसे करते ही होंगे, तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे फाइल को अपलोड किया गया होता है बहुत से वेबसाइट के द्वारा, जिनकी मूवी, सॉन्ग, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्री इत्यादि। यदि आप उनको देखना चाहते हैं तब आपको उन्हें डाउनलोड करना होगा, इसके लिए भी इंटरनेट की आवश्यकता होती है। और जो ये भी आप लोग की जो न्यू जनरेशन है, ये तो मुझे लगता है कि इन लोगों को तो आ, हम लोगों से ज़्यादा आप लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हो, है ना, क्योंकि आप लोग ही सॉन्ग, मूवी, वीडियो, डॉक्यूमेंट्रीज, ये आप सब हम लोगों से ज़्यादा इस्तेमाल करते हो। क्योंकि न्यू जनरेशन तो मुझे लगता है उसका इंटरनेट के लिए जो प्रयोग उसका हम लोगों से ज़्यादा ही है ना। अब नीचे चलते हैं डिस्कशन ग्रुप के लिए। जैसे अब जैसे अभी आप और हम लोगों की जो लाइव क्लास चल रही है, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछे, मैं आपको रिस्पॉन्स कर रही हूँ, है ना। और ये सब क्या है, डिस्कशन तो है ग्रुप्स का, है ना। तो ये सब क्या किसके माध्यम से हो पाता है, इंटरनेट के माध्यम से हो पाता है। यदि आपको किसी टॉपिक के विषय में जानना है, किसी एक्सपर्ट से इसके विषय में राय लेनी है, तब आप डिस्कशन ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे, किसी चीज़ के विषय में एक्सपर्ट एडवाइस लेनी हो तो, है ना। तो ये भी इंटरनेट के माध्यम से ही होता है। अच्छा, और फिर मनोरंजन के लिए भी होता है ना। फिर उसके लिए उसके बाद जो हमारा छठा पॉइंट बनता है वो आता है एजुकेशन। एजुकेशन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए आपने देखा है आप YouTube पे कितना सारा हम लोगों के लिए स्टडी मटेरियल रहता है, और कितने सारे आजकल साइट्स बनी हुई हैं जिस पर आप जाके ज्ञान सेतु है, और ये बहुत सारे हैं। आप YouTube पे आप सर्च करेंगे आपको बहुत मिल जाएगा एजुकेशन। देखिए, ये मैं आपको बता रही थी कि इंटरनेट का जो प्रयोग है वो हम लोगों पर निर्भर करता है कि हम उसका सार्थक उपयोग करते हैं या फिर उसका बेकार वाला करते हैं या निरर्थक करते हैं। निरर्थक तो हुआ टाइम पास के लिए हम कुछ भी करें, ठीक है, गेम्स खेलते रहें। हालांकि गेम्स जरूर मैं मानती हूँ कि थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं। हम पूरा दिन अगर हम गेम्स में निकाल देते हैं तो वो निरर्थक हो जाएगा। लेकिन अगर वही समय हम अपनी एजुकेशन को देते हैं, तो वो समय हम जब एजुकेशन को देंगे तो वो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में एक साधक होगा। तो इसलिए इंटरनेट जो है एजुकेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और हमें बहुत सहायक भी है हमारे लिए, और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, क्योंकि उस पर भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस होते हैं जो आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए होते हैं। आप लोग देखते होंगे, मैं भी देखती हूँ बहुत बार, कि हम किस तरह से, और जो लोग ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं तो उनका किस तरह से
उन लोगों ने अपने जीवन में संघर्ष किया या किस तरह से उनका ये वो वहाँ तक पहुँची, सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ आपको बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज और वर्कशॉप भी मिल जाती हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। वहीं इनके ऑनलाइन सेमिनार्स को अटेंड भी आप कर सकते हो। आजकल तो ऑनलाइन अब मीटिंग्स भी हो रही हैं, सेमिनार मैं भी अटेंड करती हूँ। आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी इस पर कर सकते हैं, है ना। फ्रेंडशिप और डेटिंग, फ्रेंडशिप आप लोग करते हो ना आजकल ऑनलाइन बहुत सारा। यदि आपको ऑनलाइन दोस्त बनाना पसंद है तो आप किस पे जाते हो, फेसबुक पे जाते हो। फेसबुक पे क्या बहुत सारे आपके दोस्त रहते हैं, तब आपके लिए बहुत सारे सोशल मीडिया साइट्स हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है ना। तो क्योंकि आज के टाइम में मुझे लगता है लोग प्रत्यक्ष रूप से फ्रेंडशिप ना करके ये साइट्स के माध्यम से बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें क्या है, हम लोग यहाँ बैठे विदेशी हमारे दोस्त हैं, तो ये सब जो पॉसिबल हो रहा है किसके कारण हो रहा है, इंटरनेट के कारण हो रहा है। वहीं अगर आप रिलेशन बनाने में ज़्यादा उत्सुक, हाँ तो वही है कि आप अपनी फ्रेंडशिप जो है कहाँ तक, आप ये डिपेंड करता है आप पे, आप कितने दोस्त चाहिए, वो आपकी उस पर निर्भर करता है। और आप इंटरनेट के माध्यम से आप अपना समय व्यतीत कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है आप 8वां पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक अखबारों और मैगजीन्स में। यहाँ आपको बहुत सारे न्यूज़ वेबसाइट मिल जाएंगे जहां आपको सभी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़, वेदर और स्पोर्ट्स समाचार आसानी से मिल जाता है। वहीं आप यहाँ पर कई ऑनलाइन मैगजीन भी पढ़ सकते हैं। आपने देखा है आजकल, और डेली हंट्स भी आता है जिस पर आपने इस पर देखा होगा, नेट पे डेली हंट नाम से है, जिस पर बहुत सारी हमारी जो तत्कालीन न्यूज़ है, प्रेजेंट वर्तमान में जो भी घटनाएं होती हैं वो हमें मिल जाती हैं। जॉब की तलाश करने में, है ना, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जो निरंतर जॉब की जानकारी प्रदान कर रहे होते हैं। फिर चाहे वो कोई टेक्निकल जॉब हो या फिर नॉन टेक्निकल जॉब हो, यदि आपको कोई भी जॉब की तलाश है तब आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी पसंदीदा जॉब प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो ये आपका जो इंटरनेट की उपयोगिता मैंने आपको कराई, अब आप इसको देखें इतने। अब मैं आपका क्वेश्चन आंसर देख रही हूँ कि आप लोगों ने क्या भेजे हैं। अच्छा, ये सोनल ने लिखा है कि मैम हमें अभी तक बुक नहीं मिली है, क्या करें। देखिए बच्चे, अभी तो आप वेट ही कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो मटेरियल है मैं आप लोगों को दे ही रही हूँ। आप उसका स्क्रीनशॉट लें, उसको अच्छे से पढ़ें। बाकी मैं जो सर हैं उनसे बात करूंगी और पूछूंगी कि कब तक बुक मिल जाएंगी, और जब मैं कल क्लास दूंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी। और अब अगला क्वेश्चन फिर से सोनल ने किया है कि आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे हो। हाँ बच्चे, मैं फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ा रही हूँ। और मैम क्या ये पीडीएफ शेयर नहीं हो सकती? बच्चे मुझे नहीं पता, यहाँ मुझे पूछना पड़ेगा कैसे होता है और किस तरह से, किस माध्यम से आप लोगों को शेयर किया जा सकता है, ये मुझे पता करना पड़ेगा। मुझे अभी इसका माध्यम नहीं पता कि पीडीएफ शेयर हो सकती है या नहीं।
बच्चे आपने ये कोई एनोमस करके हैं, इन्होंने पूछा है कि मैम क्या ये इंटरनेट का चैप्टर आएगा एग्जाम में? हाँ बच्चे बिल्कुल आएगा इंटरनेट का चैप्टर, नहीं इसमें टिप्पणी रूप में आएगा ना। जैसे टिप्पणी आती है आपकी 5 नंबर की भी हो सकती है, 8 नंबर की भी हो सकती है। और अगर इसको हम ब्रॉड रूप में लेते हैं, बड़े रूप में लेते हैं, तो ये भी आ सकता है कि इंटरनेट की परिभाषा दीजिए, इंटरनेट के उपयोगिता बताइए, इंटरनेट के रूपों के बारे में बताइए, है ना। तो इंटरनेट के रूप कौन से होंगे बताओ? इंटरनेट के रूप होते हैं फेसबुक, ट्विटर, है ना, जो मैंने आपको लास्ट में, तो ये रूप हुए। अच्छा, कृतिका ने लिखा है मैम थैंक यू सो मच, आपने हमें इंटरनेट टॉपिक सेंड किया अगेन, थैंक यू सो मच। चलिए कोई बात नहीं बच्चों, आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर देना मेरा फर्ज है। अब बच्चे यही पूछ रहे हैं बार बार कि हमें बुक नहीं मिल रही है। मैं भी असहाय हूँ, आई हैव नो ऑप्शंस। अब लेकिन फिर भी मैं कल तक आप लोगों को पता करके बताती हूँ कि किस तरह से मैं, देखिए मेरे पास जितना मटेरियल है मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेंड कर सकती हूँ, मैं यही कर सकती हूँ, है ना। राधिका ने पूछा है मैम कल 2 चैप्टर रीड करोगे क्या? हाँ हाँ, मैं कल दूसरा चैप्टर कराऊंगी। राधिका ने पूछा है कि कल दूसरा चैप्टर होगा, हाँ कल दूसरा चैप्टर होगा। मैम आपने नोट्स नहीं बनाए? हाँ बच्चे नोट्स मेरे पास कुछ हैं, मैं कल देखती हूँ आप लोगों को ना। चलिए हाँ, आप लोगों ने पूछा है, सक्षम ने पूछा है कि मैम बीच में एसओएल के फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट्स को प्रमोट करने की बात चल रही थी। देखिए चल तो रही थी, लेकिन अभी क्या होता है कुछ कह नहीं सकते। आप अपने सिलेबस को अच्छे से करिए, क्योंकि कोई ना कोई तो ये इस तरह का होगा कि बिना पढ़े तो आपको नहीं करा जाएगा ना प्रमोट, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। सभी ये पूछ रहे हैं, हाँ तो आप लोगों के सभी का यही आंसर है कि क्या फर्स्ट चैप्टर चल रहा है? हाँ बच्चों फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। बस अब फिर मैं पढ़ाती हूँ आपको आगे। मुझे थोड़ी देर कैमरे पे रहने दो, मैं ऐसे ही इंटरनेट के बारे में बोल देती हूँ। हाँ बच्चों, आप लोगों की सबके मैंने प्रश्न पढ़े, ठीक है। और मैं आप लोगों को जितना ज़्यादा सामग्री होगी, मैं कोशिश करती हूँ मैं कल तक वो सारी सामग्री जुटाऊँ और आप लोगों तक पहुँचाऊँ। और जहाँ तक ये नेट का संबंध है, इंटरनेट का जो मेरा प्रश्न आप लोगों के सामने लेके आई, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इंटरनेट को हिंदी में अंतरजाल कहते हैं, आप ये भी समझ लीजिए। मैं अभी थोड़ा सा और मटेरियल आपको इंटरनेट पे देने वाली हूँ, अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसको अंतरजाल कहते हैं, यानी अंतरजाल का अर्थ हुआ कि ये पूरी तरह जो है पूरे विश्व में फैला हुआ है ना। इसकी वायर्स या इसके जो संपर्क हैं पूरा विश्व में है। और पूरा विश्व जो है एक, जिसको हम भूमंडलीकरण कहते हैं, वो इंटरनेट के माध्यम से ही संभव हो पाया है। आज हम यहाँ पर अपने भारत से बैठ के कितने सारे देशों में अपना बिजनेस कर सकते हैं, रोजगार पा सकते हैं। यहाँ बैठे हम वहाँ अप्लाई कर सकते हैं नौकरी के लिए ना। और यहाँ बैठे हम अपने विदेश में कोई भी जो भी हमारा फ्रेंड है उससे बात कर सकते हैं। इसीलिए इसको अंतरजाल कहा गया, इसीलिए इसको जो है भूमंडलीकरण का एक प्रमुख साधन माना गया, है ना। तो इंटरनेट आज के समय में एक महत्वपूर्ण जो है वो बन चुकी है हमारी आवश्यकता। क्योंकि फेसबुक के माध्यम से हमारे विदेशों में कितने सारे स्टूडेंट्स भी हैं, और आप लोगों के फ्रेंड्स जिनको आप दोस्त बोलते हैं, वो दोस्त भी आप लोगों से बात करते हैं। क्योंकि वो तो वैसे तो संभव नहीं है ना, हम रेगुलर बेस पे हम विदेश में किसी से बात करें, है ना। या तो ये इंटरनेट के माध्यम से संभव हो पाया। हम व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं। पहले अगर बात करना होता था तो बहुत महंगा पड़ता था, ISD कॉल्स होती थी, है ना। और वो सब के लिए संभव नहीं था, और वो रोज रोज हो नहीं पाती थी, है ना। तो ये सब जो है इंटरनेट के माध्यम से ही हो पाया है। तो आज के समय में इंटरनेट
एक मूलभूत आवश्यकता के रूप में हम लोग के सामने है आज, जब लॉकडाउन का समय आ रहा है, समय है। और इस लॉकडाउन के समय में अगर मैं आपको क्लास दे पा रही हूँ तो किसके माध्यम से दे पा रही हूँ? इंटरनेट के माध्यम से दे पा रही हूँ। तो ये कितना महत्वपूर्ण आज के समय में सिद्ध हुआ है, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी समय आएगा कि जब इस तरह से लॉकडाउन होगा और हम अपने बच्चों से ऐसे इंटरनेट के माध्यम से जो है हम कक्षा करेंगे, ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था। खैर, अब जो भी है, जैसा भी है, लेकिन एक अच्छा हमें माध्यम मिला है। नहीं तो आप लोग कैसे पढ़ पाते, हम लोग आपसे कैसे संपर्क साध पाते? तो ये इंटरनेट के माध्यम से ही हो पा रहा है ना। अच्छा, तो और जो भी आपके प्रश्न आपके मैं देख रही हूँ, हाँ, सब ये पूछ रहे हैं बच्चे कि क्या मैम जो है प्रमोट किए जाएंगे अगले देखिए, अभी आप ये जो बार बार प्रमोट करने की बात बोल रहे हैं, ये अभी कुछ भी क्लियर नहीं है बच्चों। और देखिए, अगर प्रमोट करे भी जाएंगे, है ना, तो वो आपके लिए फायदेमंद हो। और अगर 1% आप मान के चलिए आपका एग्जाम रख दिया, तो फिर आप क्या करेंगे? तो आप पढ़ना तो बहुत जरूरी है ना। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो किस तरह से, और एकदम से अगर एग्जाम सर पे आ गया तो हम सब क्या होंगे? फेल हो जाएंगे, है ना। चलिए, अब पूछ रहे हैं बच्चे मैम पेपर कब से होगा, है ना। तो बच्चों, पेपर कब से होंगे, अभी अभी किसी को भी नहीं पता, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है। और पेपर हो सकता है आप लोग के ऑनलाइन हो, क्योंकि आजकल ऑनलाइन के ऑप्शन हर चीज में आ रहे हैं ना, तो पेपर में भी आ सकता है। और पैटर्न कैसा होगा, ये भी महिमा ने पूछा है कि मैम क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा। अब क्वेश्चन का पैटर्न तो डिपेंड करता है कि अगर वो ऑनलाइन आते हैं फिर वो एमसीक्यूज फॉर्म में होंगे, और अगर मान लो वो ऑफलाइन होते हैं तो फिर वो तो जो पहले की तरह हमारे 5 क्वेश्चन होते थे, 5 क्वेश्चन के अंदर कुछ टिप्पणियां होती थी, है ना, तो उनके एबीसी करके होते थे, वो उस तरह से होगा, है ना। फिर महिमा ने पूछा है कि मैम अब ये एग्जाम के बारे में बच्चे मैं कुछ नहीं बता सकती। अब किसी ने पूछा कि क्या मैम ये हिंदी सी की क्लास है? नहीं, ये हिंदी एबीसी नहीं है, संप्रेषण की क्लास है ना, भाषा और संप्रेषण का पेपर जो है ना, ये सबके लिए जो भी मैम प्लीज पीडीएफ मिल सकती है क्या? बच्चे, मुझे आप लोगों के कांटेक्ट नंबर नहीं पता ना, तो पीडीएफ कैसे शेयर करूं? और मुझे अगर ये कोई माध्यम पता चला तो मैं पक्का आप लोगों को शेयर कर दूंगी, ठीक है। सभी बोल रहे हैं बुक नहीं है। मैम मैं क्वेश्चन बता देती हूँ, बहुत हेल्प होती है। क्वेश्चन बच्चे मैं आप लोगों को बता तो रही हूँ कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट की परिभाषा क्या है, उसके रूप क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, यही सब तो प्रश्न आएगा, है ना। और चलिए, अब मैं आपको आगे कराती हूँ। फिर उसके बाद एक आपका बनता है प्रश्न, मशीनी सामूहिक चर्चा। आपका फेसबुक भी है बच्चों, एक पॉइंट आपका फेसबुक है ना। फेसबुक पे तो मैंने अभी आपको बोला सबको, है ना, कि फेसबुक क्या है। फेसबुक तो एक हमारे पास अ, और फिर उसके बाद एक आपका है सामूहिक चर्चा। सामूहिक चर्चा जो है ना, क्या सामूहिक चर्चा, तो सामूहिक चर्चा होती है जब ये सामूहिक चर्चा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं, है ना। तो ग्रुप डिस्कशन में ये जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन, और हिंदी में बोलते हैं सामूहिक चर्चा। तो इसमें हम बहुत सारे निर्णय लेते हैं, बहुत सारी बातों पर, बहुत सारे उन पे, है ना, विचार करते हैं। तो ये है सब सामूहिक चर्चा में। फिर उसके बाद एक आपका आता है, मैं आपको शेयर करती हूँ, 1 मिनट।
अभी ये मैंने निकाला आप लोग के लिए संप्रेषण के प्रकार, है ना। तो क्योंकि बच्चों का संप्रेषण पे बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं ना कि मैम संप्रेषण संप्रेषण, मैंने कहा चलो संप्रेषण ही निकालती हूँ। तो संप्रेषण के प्रकार, तो संप्रेषण के 3 प्रकार होते हैं। एक तो मौखिक, अमौखिक, है ना, जो मौखिक नहीं होता, एक मौखिक होता है, एक लिखित होता है ना। तो अमौखिक संप्रेषण क्या होता है? तो किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से जो संचार होता है वो उसको क्या कहेंगे, है ना। तो अमौखिक संप्रेषण की प्रक्रिया में चिन्हों, संकेतों, प्रतीकों, हाव भाव आदि का प्रयोग किया जाता है। यह सभी संस्कृतियों में ज्ञात होता है ना। और ये जो है संप्रेषण का अमौखिक माध्यम कहलाता है। चिन्ह, इसका प्रयोग दैनिक जीवन में चित्रों और रेखा चित्रों के रूप में मिलता है। प्रतीक, प्रतीकों को समझना, परिभाषित करना ज्यादा कठिन होता है। इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं वह विधि जिसमें कल्पनाशीलता का भाव हो। आपने देखा ना, कई बार जो है चित्रों के माध्यम से जो ये वो रहते हैं, चित्रकार रहते हैं, तो ये अपनी मूर्तियों के माध्यम से, अपनी अपनी तस्वीरों के माध्यम से कई बार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। तो हमें देखना होता है कि वो क्या कह रहे हैं, है ना, क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये किसके माध्यम से होता है? ये अमौखिक संप्रेषण के माध्यम से, चिन्हों और प्रतीकों के माध्यम से होता है। और फिर उसके इसमें जैसे लिखा है, उदाहरणार्थ ट्रैफिक पुलिस वाला यातायात को सुचारू संचालन हाथों और संकेतों के माध्यम से करता है। आपने देखा ना, कभी वो बोलते थोड़ा ना, सड़क पे जब वो करता है हाथ हिला रहा होता है इधर से, मतलब वो हाथों के माध्यम से समझते हैं, बोलता है इधर, जैसे इधर वाली लाइट खुल गई, इधर जाना है, इधर रुक जाओ, है ना। वो सब किसके माध्यम से करता है? संकेतों के माध्यम से करता है। सड़कों पर यातायात सुचारू रूप से चलाने के लिए साइन बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। अमौखिक संप्रेषण से के ही ये सब रूप हैं। इसी प्रकार लाल बत्ती होने पर गाड़ियों का रुक जाना, हरी बत्ती होने पर गाड़ियों का चलना, तथा कक्षा में अध्यापक द्वारा मेज थपथपाकर चुप हो जाने का संकेत, ये क्या होता है? अमौखिक संप्रेषण। कई बार हम क्लास में बोलते नहीं है, सिर्फ होठों पे उंगली रख के खड़े बोलते हैं, होठों पे उंगली रख देते हैं, तो आप लोग समझ जाते हो कि ये मैडम ने कहा है कि आप चुप हो जाओ। और कई बार हम अपनी आंखों से, जैसे आंखों को चौड़ी करके क्रोध में जब देखते हैं, तो आप समझ जाते हो कि मैडम जो है क्रोध में है। या मैडम या कोई भी घर में जब आपकी माँ आपको वैसे नहीं डांटती, कोई आया होता है तो उसके सामने वो डांटेंगे नहीं, लेकिन अपनी आंखों के इशारों से आपको किसी काम को करने के लिए और किसी काम को मना करने के लिए आंखों का संकेत देती है ना। तो वही जो है अमौखिक संप्रेषण है, यानी इशारों से, समझ गए, चिन्हों से, प्रतीकों के माध्यम से। कई बार हम हाथों के इशारों से कोई चीज करते हैं। आप लोग जब अपने कॉलेज में अपने फ्रेंड्स के साथ होते हो, तो वहां पर आप क्या करते हो? क्लास में इशारे करते हो ना कि अभी बाहर जाने के बाद वहां जाना है, या कैंटीन जाना है, या मतलब वो सब, ये जो अमौखिक संप्रेषण है, सभी अपने जीवन में इसका प्रयोग करते हैं। आप लोगों ने ये देखा है। फिर उसके बाद आता है आपका मौखिक संप्रेषण, है ना। मुख से किया जाने वाला क्या होता है? मौखिक संप्रेषण। इसमें ये तो मैंने आपको अभी काफी लंबा इस पे दिया है लेक्चर कि मौखिक पे मुंह से बोल के जो होता है वो मौखिक संप्रेषण होता है। इसमें एक वक्ता होता है, एक श्रोता होता है, दोनों आमने सामने खड़े होकर मौखिक वार्तालाप करते हैं। यह एक ऐसा संप्रेषण होता है जिसमें स्वर तंत्र का उपयोग किया जाता है, जिसमें चिल्लाने से लेकर भाषा के बोले गए शब्द तक होते हैं। मानव की स्वर तंत्री एक तरह से संप्रेषण की विधि है। यह बौद्धिक आविष्कारों का प्रतिनिधित्व करती है। एक शिशु का मानसिक विकास मौखिक संप्रेषण पर ही बल देता है ना। कुछ बड़ा होने पर वह आंगिक के साथ मौखिक संचार का भी सहारा लेता है। स्कूल जाकर लिखने और बोलने के लिए ज्ञान अर्जित करता है। ग्रंथालय, सूचना केंद्रों, अन्य संस्थाओं में मौखिक संप्रेषण मानवीय संबंधों को विकसित करने में सहायक है। यह संप्रेषण बहुत से उद्देश्यों को लेकर चलता है। यह एक प्रभावकारी माध्यम जो है सिद्ध हुआ है या सिद्ध होता है। मौखिक संप्रेषण संबंधी कुछ सुझाव। जब हम मौखिक संप्रेषण करते हैं ना, तो उसमें हमारे शब्दों का चुनाव जो है वो, उसमें सावधानी हमें बरतनी चाहिए, क्योंकि जिसके सामने हम ये बात रखने जा रहे हैं वो, उनका ओहदा क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, वो हमारे लिए क्या महत्व रखते हैं, ठीक है, उनसे हमारा संबंध कैसा है, वो सारे संबंधों को ध्यान में रख के ही हम अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे
कि जब हम अपने दोस्तों से बात करते हैं तो हम वहाँ कैसे अनौपचारिकता से बात करते हैं ना, चल कैंटीन चलते हैं, यही शब्द आप प्रयोग करते हैं ना, चलो अब खाना है। अब अगर यही शब्द आपको अपनी माँ के साथ या यही, तो हमारे शब्द जो है दूसरे होंगे। और फिर जब यही इसी तरह का कोई हो रहा होगा तो फिर आप अपने पिता के साथ जब वो करेंगे संवाद, तो आपकी भाषा और आपके शब्द जो है बदल जाएंगे, क्योंकि माता के साथ बात करने में भी और पिता के साथ बात करने में भी शब्दों का चुनाव अलग अलग होता है। क्योंकि माता के साथ आपका घनिष्ठतम संबंध होता है और पिता के साथ थोड़ा डर के साथ संबंध होता है, प्रेमपूर्ण। तो वहाँ पर जो है हम अपने शब्दों का थोड़ा हमारे शब्द जो हम सोच समझ के प्रयोग करते हैं दोनों रिश्तों में, हालांकि दोनों ही हमारे लिए प्रिय होते हैं, लेकिन वहां पर भी शब्दों का चुनाव हमें सोच समझ के करना पड़ता है। बहुत तेजी से बोलने पर सुनने वाला व्यक्ति आपकी बातों में दिलचस्पी लेना बंद कर देता है, इसलिए सामान्य गति से ही बोलना चाहिए। अगर कोई बहुत धीरे बोलता है तो भी उसकी कोई बात नहीं सुनेगा, और अगर कोई बहुत जल्दी बोलता है तो भी उसकी बात को कोई नहीं सुनेगा। ज्यादा बोलने की प्रवृत्ति भी आमतौर पर घातक सिद्ध होती है ना, इसलिए छोटे छोटे वार्तालाप को ध्यान से सुनना और समझा जाता है। नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर से सुनने वाला असहजता महसूस करता है, इसलिए जब हम कभी, तुमने देखा है ये चीज के कुछ लोग होते हैं बड़े हमें एकदम से आकर्षित कर जाते हैं और हम उसको भूल नहीं पाते हैं, तो वो किस लिए, एक तो उनके शब्दों का चुनाव, एक उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका पोस्चर, है ना, ये सब मैटर करता है कि हम अपना प्रभाव दूसरे पर कैसा डाल रहे हैं। इसलिए सहज होकर अपने विचारों को रखना चाहिए। जब कोई बोल रहा हो तो उसकी बातों को बीच में नहीं काटना चाहिए, धैर्य से सुनना चाहिए और समझना चाहिए। जब उसकी बात खत्म हो जाए तब अपने प्रश्नों को रखना चाहिए। लूज टॉकिंग करने की आदत हमेशा नुकसानदायक रहती है। किसी के बारे में आपत्तिजनक बातें नहीं करना चाहिए। बातचीत के दौरान ऐसे शब्दों से बचें जिनके अर्थ के बारे में आप नहीं है। मौखिक संप्रेषण के लाभ क्या होते हैं? वक्ता को लगता है वक्ता को यदि लगता है कि उसके संदेश उसको समझ नहीं आ रहा तो वो उसको दोबारा बता सकता है ना। और अगर ये मौखिक आमने सामने हमारा नहीं है और मान लो मैंने कोई पत्र किसी को भेजा और मैं किसी और उससे भेज रही हूँ और वो कोई और अर्थ ले लेता है, तो वो फिर जो है फिर वो दोबारा उसमें समय लगेगा। तो इसमें क्या होता है, हमारा समय बच जाता है। वक्ता अपने संदेश के संबंध में भ्रम की स्थिति को तुरंत स्पष्ट कर देता। अगर उसको लगता है कि ये कंफ्यूज हो गया है, समझ नहीं आ रहा है, इसको भ्रम हो गया है, तो उसको वो क्लैरिफाई कर देगा। वक्ता इससे संदेश प्राप्तकर्ता के मनोभावों, मतों, विश्वासों में बदलाव ला सकता है ना। वक्ता अपने इस संदेश के द्वारा जो प्राप्त करता है, जिससे हमने जो संदेश दे रहे हैं, तो हम अपनी बातों के द्वारा अगर हम चाहें, ठीक है, और उसकी कोई और हमारे लिए मनस्थिति है, तो हम अपनी बातों के द्वारा उनके मन के भावों को, उसकी भावनाओं को, उसके मतों को, उसके विश्वासों को हम बदल सकते हैं। मौखिक संदेश लिखित संदेश की बजाय अल्प समय में प्रसारित हो जाता है, इस समय कम लेता है ना। मौखिक संप्रेषण की एक विशेषता यह है कि इसमें एक बड़े समूह के साथ जो है संवाद किया जा सकता है। और इसका उदाहरण क्या है, जब भी कोई पॉलिटिकल नेता बात करता है तो वो एक समय पे हजारों व्यक्तियों के साथ संवाद कर लेता है मौखिक संप्रेषण के द्वारा, है ना। लेकिन ये जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उसमें भी है, लेकिन ये है कि मौखिक संप्रेषण में जो कि बताया कि हमें फीडबैक तुरंत मिल जाता है। ये एक ही समय में बहुत सारे समूह के साथ तो संवाद हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी कर सकते हैं, बल्कि ज़्यादा लोगों के साथ कर सकते हैं, लेकिन उसमें फीडबैक जो है वो तुरंत नहीं प्राप्त होता है। मौखिक संप्रेषण की सीमाएं, तो इसमें सीमा क्या है, मौखिक संप्रेषण का कोई स्थायी अभिलेख नहीं होता है, इसे कानूनी साक्ष्य के रूप में मान्यता नहीं है ना, क्योंकि लिखित तो साक्ष्य माना गया है ना, वो तो एक सबूत के तौर पे इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन मौखिक में तो आदमी अपनी बात को बदल दे, है ना। यदि वक्ता बोलने में कुशल नहीं है तो वह उचित प्रभाव पैदा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जरूरी है कि
वो कुशल वक्ता हो। कई बार मौखिक संप्रेषण कार्यालय दृष्टि से उचित नहीं माना जाता है। यदि श्रोता द्वारा बातों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर दिया जाता है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, इससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है। मौखिक संप्रेषण को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक तो परंपरागत माध्यम और एक आधुनिक माध्यम। परंपरागत में क्या है, परंपरा में क्या था, हमारी ग्रामीण संस्कृति है, तो इसमें परंपरागत में लोकगीत, लोक नृत्य, लोक कथा, लोक नाट्य, कठपुतली, अभिनय, नुक्कड़ नाटक है ना, ये सब क्या है, प्रभावशाली संप्रेषण के सशक्त माध्यम। नुक्कड़ नाटक तो आप लोगों को पता ही होगा, है ना। नुक्कड़ नाटक जो है किसी भी गली के कोने पे जाके करे जाते हैं, जो एक संदेश लिए होते हैं और वो संदेश जो है लोगों में संप्रेषित करते हैं। ये कलाएं आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। नशा, मदपान, निरक्षरता, अंधविश्वास, ये सब क्या है, ये जो हमारे माध्यम है, इनके द्वारा हम ये जो सामाजिक बुराइयां हैं, जैसे नशा है, मदपान, निरक्षरता है, अंधविश्वास है, सांप्रदायिक वैमनस्य है, ये समझ में आ रहा होगा बच्चों को, सांप्रदायिक वैमनस्य जो अभी चल रहा है हिंदू मुस्लिम के बीच, है ना, तो धर्म के आधार पर जो है भेदभाव, जनसंख्या नियंत्रण, कुपोषण, अशुद्धता, ये सब जो लिखा गया, आप क्योंकि समय हमारे पास कम रह गया तो मैं उतना नहीं पढ़ूंगी, आप लोग देखते जाएं। फिर ये आ गया हमारा आधुनिक संप्रेषण माध्यम। तो आधुनिक में क्या है, साक्षर, निरक्षर, निर्धन और नेत्रहीन सभी मनुष्यों के लिए आधुनिक संप्रेषण माध्यम वरदान सिद्ध हो रहे हैं। रेडियो, दूरदर्शन, कंप्यूटर, है ना, रेडियो के माध्यम से जो व्यक्ति निरक्षर है वो भी सुन सकता है, दूरदर्शन के माध्यम से भी। अब कंप्यूटर जो है ये साक्षर के लिए है। हाइब्रिड मेल सर्विस, इंटरनेट, वीडियो, है ना, नेटवर्किंग, उपग्रह संचार, सेल्यूलर। अब आप ये बहुत सारा है, ये आप पढ़ें, आप क्योंकि मैं बहुत सारा पढ़ूंगी तो हम लोग का समय चला जाएगा। फिर उसके बाद ये क्योंकि मैंने इस पे अभी काफ़ी जो आधुनिक संप्रेषण है इसमें इंटरनेट वगैरह इस पे काफ़ी बोल चुकी हूँ, मैं फेसबुक पे बोल चुकी हूँ। हाँ, उसके बाद हमारा लिखित संप्रेषण है ना। तो खैर अब मुझे लगता है कि आप इसको पढ़ें। मैं एक तो आपको फेसबुक पर सामूहिक चर्चा पे थोड़ा सा बता देती हूँ। फेसबुक तो आप लोग सब बहुत अच्छे से जानते ही हो फेसबुक क्या है। फेसबुक आज हर बच्चा इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये आधुनिक माध्यमों में ही है। और उसके बाद एक और है हमारा मशीनी माध्यम। मशीनी माध्यम, तो मशीनी माध्यम में क्या आता है, रेडियो है, टेलीविजन है, दूरदर्शन है, ये सब क्या है हमारे मशीनी माध्यम, है ना। तो जो मशीनी माध्यम के अंतर्गत आते। हाँ जी सर, हाँ जी मैम, हाँ जी बोलिए सर, बोलिए सर। हेलो, हाँ जी सर बोलिए। मैम, हाँ जी मैडम, स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आंसर ले लो, लास्ट के 10 मिनट्स हैं। जी सर, प्लीज, थैंक यू। बच्चों ने ये नेहा ने पूछा कि मैम सेमेस्टर 1 का पढ़ रहे हैं, 2 का पढ़ रहे हैं, तो अभी हम सेमेस्टर 2 का पढ़ रहे हैं। मैंने अभी भी आपको बताया ही था सेमेस्टर 2 का। फिर अभी ये एनोमस है, इन्होंने पूछा कि क्या मैम 1 जुलाई से एग्जाम होगा, बच्चे एग्जाम के बारे में कुछ नहीं कह सकती, आप एक ग्रुप बना देना। चलिए, आई विल ट्राई टू मेक दिस ग्रुप, है ना। मैं सक्षम ने कहा है कि मैम सक्षम, हाँ सक्षम धीमन ये बोल रहे कि ग्रुप बना दो। मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों का ग्रुप बनाने की। मैम हम सब, ये सक्षम ने फिर बोला कि मैम हम सब
अपना नंबर आपको सेंड कर दें क्या? अच्छे, मैं पूछ के बताऊंगी ये सारी चीजें। तो वर्षन कह रहे हैं कि आप बता दो उन स्टूडेंट्स को, क्या बता दो? वीडियो, ओके। अब दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, मैंने वीडियो शुरू कर दिया है। और लेकिन फिर मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ पाऊंगी ना बच्चे। अंश, ये बन जाता है। पहले की जो आप सबके यही प्रश्न आ रहे हैं कि मैम हम इंटरनेट की बच्चों, मैं आप लोगों को ना कुछ शेयर कर देती हूँ। देखो मेरे पास अभी ये ऑप्शन मैम ब्लॉग के ऊपर किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अच्छा, ब्लॉग के ऊपर आपने खुशबू ने पूछा किस तरह का प्रश्न आएगा, तो ब्लॉग किसे कहते हैं ये प्रश्न आएगा, है ना। ब्लॉग किसे कहते हैं, ब्लॉग की परिभाषा दीजिए। ये सभी बच्चे बोल रहे हैं पीडीएफ शेयर कर सकते हैं क्या? आई विल ट्राई, पूछ के मैं बताती हूँ, अभी मैं खुद कुछ नहीं कह सकती। चलिए, और अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।